केरला पंचकर्मा सेंटर राजौरी गार्डन में पिछले 8 साल से आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है लाइफस्टाइल। अगर किसी को बीपी का इशू है, शुगर का इशू है, थायराइड का इशू है, फैटी लीवर का इशू है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, हार्ट डिसऑर्डर्स हैं, रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो रहा है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा है, फीमेल्स में पीसीओडी, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स या फिर जो डिफिकल्ट मीनोपॉज है या मीनोरेजिया इशू है, मेट्रोरेजिया इशू है, ओबेसिटी इतना बड़ा इशू है, तो ये सब प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं हमें? अगर हम बात करें तो 50% लोग ऐसा बोलते हैं, अरे हमारे लाइफस्टाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सही खाते हैं, हम अच्छे से खाते हैं, फिर भी हमें ये बीमारियां हो रही हैं। आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं हेल्दी कौन है। अगर मैं कह रही हूँ कि ये सब लोग अनहेल्दी हैं, तो हेल्थ की क्या परिभाषा है? आयुर्वेदा में ऐसा बोला गया है, सम दोषः समाग्निश्चः सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थस्य इति अभिधीयते। यानी कि जो 5 डायमेंशंस हैं, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, अगर इन 5 डायमेंशंस पे अगर आपके सारे पैरामीटर्स पे आप हेल्दी हैं तो एक्चुअली आप हेल्दी कहलाते हैं। फिजिकली हम बात कर चुके हैं कि अगर आप डिजीज फ्री हैं तो आप हेल्दी हैं। मेंटल यानी अगर आप पूरा दिन प्रसन्नचित्त रह सकते हैं, यानी आप खुश रह सकते हैं, तो आप मेंटली अपने आप को हेल्दी मान सकते हैं। इमोशनली हेल्दी मतलब कि अगर आप अपने अच्छे बुरे किसी भी टाइम में आप अपने आप को स्टेबल रख सकते हैं और इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं सिचुएशन को कि आप करेक्ट डिसीजन ले सकते हैं, इट मीन्स कि यू आर इमोशनली हेल्दी। सोशल हेल्थ क्या है? हमारे कुछ फ्रेंड्स होते हैं, नेबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं या XYZ नोन लोग हैं जो भी हमारे सही या गलत टाइम में अगर दे आर ऑलवेज देयर विद अस, इट मीन्स कि हमने वो सोशल हेल्थ मेंटेन की है एंड वी आर सोशली हेल्दी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट है स्पिरिचुअल हेल्थ। सो स्पिरिचुअल हेल्थ का मतलब है कि आप खुद किसी और को उसके अच्छे या बुरे टाइम में सही या गलत चीज की पहचान करा सकते हैं, आप उनको करेक्ट डिसीजन लेने में हेल्प कर सकते हैं, देन यू आर स्पिरिचुअली हेल्दी। सो ये सारे डायमेंशंस पर अगर आप बैलेंस्ड हैं तो आप हेल्दी हैं। और एक जो नया डायमेंशन है जो हम आज की सोसाइटी को देखते हुए एड ऑन करते हैं, डेट इज इकोनॉमिक डायमेंशन। यानी कि अगर आप अपनी फैमिली की बेसिक नीड्स को पूरा कर सकते हैं देन यू आर इकोनॉमिकली हेल्दी। सो ये वो पैरामीटर्स हैं। तो फिजिकल हेल्थ जो है वो किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स ऑन योर ईटिंग हैबिट्स, योर ड्रिंकिंग हैबिट्स एंड योर लाइफस्टाइल। सो सबसे पहले बात करते हैं खाने की। खाने को हम 5 पॉइंट्स में आज हम डिफाइन करेंगे। वन इज क्वालिटी, देन इज क्वांटिटी, देन कॉम्बिनेशन, देन करेक्ट वे ऑफ ईटिंग एंड परफेक्ट टाइमिंग ऑफ ईटिंग। सो क्वालिटी क्या है? आजकल हमें पता है कि जो भी चीजें हमें मार्केट में मिल रही हैं दे आर वेरी मतलब फिल्ड विद प्रिजर्वेटिव। सबको चाहिए कि जो 6 महीने में फसल पकती थी वो 2 महीने में पक जाए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिल जाए। उसके लिए हमें जितने मर्जी फर्टिलाइजर्स यूज़ करने पड़े, जो भी करना पड़े, वी ऑलवेज डू। सो वो जो खाना हमें मिलता है और उस खाने को हम लेते हैं तो डेफिनेटली वो हमें वो न्यूट्रिशंस नहीं दे सकता, एड ऑन केमिकल्स हमारी बॉडी में चले जाते हैं। तो हमें ऑर्गेनिक खाने की तरफ जाना चाहिए। और जो हम घर में गलतियाँ करते हैं, दीज आर लाइक कि हम फ्रिज में रखा हुआ खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। घर में जितना भी खाना रखा है, लेकिन हमें चाहिए कि एटलीस्ट हफ्ते में एक बार हम बाहर का जंक फूड ले लें। वो उसी तेल में चाहे 10 बार रोज समोसे बनाता है, लेकिन हमें वही समोसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं कंपैरेटिव कि घर में हमने कितना भी हेल्दी बनाकर रखा हो। तो इस हैबिट को चेंज करना चाहिए एंड क्वालिटी ऑफ फूड को एनहेंस करने की कोशिश करनी चाहिए। देन बात करते हैं क्वांटिटी। जो क्वांटिटी ऑफ फूड है वो आयुर्वेदा में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसको दी गई है। क्योंकि देखो हमारी क्या हैबिट रहती है कि अगर बहुत अच्छा खाना बना है, हमारे पसंद का खाना बना है, तो हम अपनी नॉर्मल से ज़्यादा खाना खा लेंगे जो हमारी नॉर्मल डाइट है। और अगर खाना हमारे पसंद का नहीं बना है, मम्मी ने कुछ ऐसा बना दिया जो हमें अच्छा नहीं लगता, तो हम बहुत मिनिमल क्वांटिटी खा लेंगे। सिर्फ कम खाने से ज़्यादा जो आयुर्वेद में बुरा बताया गया है वो है अति मात्रा में खाना खाना। सो अति के लिए आयुर्वेद में बोला गया है कि ये मारक होता है। किस किस चीज़ का मारक है? ये आपके बल का, आपके आयु, वर्ण, उत्साह, ओजस और इम्यूनिटी, ग्रोथ, इन सब चीज़ों को डिस्ट्रॉय करता है। सो अति भोजन डिस्ट्रॉय करता कैसे है? बेसिकली अगर आपने कुछ भी खाया है तो आपकी एक
एक डाइजेस्टिव फायर है, उसे डाइजेस्ट करने के लिए, उसके अंदर जो केमिकल सिक्रीशंस वहां पर करने के लिए स्पेस चाहिए। लेकिन अगर आपने ओवर ईटिंग कर ली है तो आपकी बॉडी को, आपके स्टमक में वो स्पेस नहीं मिलेगा जहां पर वो सब केमिकल सिक्रीट हो सके जो आपके खाने को डाइजेस्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेदा में अग्नि बोला गया है, तो वो अग्नि जो है, अग्नि को वो स्पेस नहीं मिलेगा और आपका खाना ठीक से पचता नहीं है। अगर हम नॉर्मली खाने की बात करते हैं तो जब भी आप खाना खाते हो उसके दो भाग होते हैं, एक आपका सार भाग होता है और एक किट भाग होता है। जो सार भाग है वो आपकी सारी धातुएं, जो हमारे साथ धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन सब धातुओं का पोषण करता है। और जो किट भाग रहता है वो आपका फीकल मैटर है। तो अगर आप किसी की अग्नि को जज करते हो तो आप इन दोनों पैरामीटर्स पे जज करते हो कि उसका मोशन कैसा है। अगर इनडाइजेशन का इशू है, अगर अग्नि मंद है तो डेफिनेटली वो डिजीज होगा। क्यों? क्योंकि वो जो सार भाग है वो ज्यादा नहीं बनेगा और आम भाग ज्यादा बनता है। और आम भाग को हम अगर एलोपैथिक में या फिर हम मॉडर्न साइंस के हिसाब से बोले तो वो एंटीजेंस ज्यादा डेवलप होते हैं। और ये एंटीजेंस जब ज्यादा डेवलप होंगे तो डेफिनेटली आपकी बॉडी किसी भी एंटीजन के रिजल्ट में एंटीबॉडीज बनाती है। तो ये एंटीजन और एंटीबॉडीज आपस में फाइट करते रहते हैं और बॉडी में एक इम्बैलेंस जनरेट होता है और तब हम बोलते हैं कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया है। बिकॉज आपकी बॉडी को नहीं पता कि क्या करना है। और वही ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जो हैं वो हैं हमारे किडनी पेन्स, किडनी डिसऑर्डर्स, जॉइंट पेन, रूमेटॉइड आर्थराइटिस विच इज सो कॉमन, हार्ट डिसऑर्डर्स। सो इन सब का जो बेसिक रूट है दैट इज इंडाइजेशन। और इसीलिए आयुर्वेद में बोला गया है कि जो मंदाग्नि है वो सर्वे रोगा सर्वे अपि मंदाग्नो, यानी कि जितने भी रोग होते हैं, जितनी भी डिजीज होती हैं वो सब मंद अग्नि की वजह से होती हैं। और आज का विज्ञान आपको इनका आंसर नहीं देता है लेकिन आयुर्वेद इसका आंसर आपको देता है। तो आई थिंक आज मैं आपको बताने में सक्सेसफुल हो गई होंगी कि क्यों आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अल्प खाना फिर भी चलेगा लेकिन अति मात्रा में भोजन बिल्कुल नहीं करना है। देन बात करते हैं टाइमिंग की। तो क्या खाएं और क्या ना खाएं, आपको क्या दिन में खाना चाहिए, क्या रात में खाना चाहिए, उसको हमेशा आपको जज करना है। दही आपको दिन में खा सकते हो, रात में नहीं खाना है। ठंडी चीजें आप दिन में खा सकते हो, आपको रात को बिल्कुल नहीं खाना है। फ्रूट्स आप दिन में खा सकते हो, आपको रात को शाम 4 या 5 बजे के बाद आपको फ्रूट्स अवॉइड करने हैं। वो कफ उत्क्लेश करते हैं, तो कफ जो है वो आम धातु बनाएगा, आम बनाएगा और आम आपके बॉडी में डिजीजेस को क्रिएट करेंगे। ऋतु में कौन सी ऋतु में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इसका आयुर्वेद में ऋतुचर्या के अंदर में बहुत अच्छे से वर्णन किया है। जिसका कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको हर ऋतु के अकॉर्डिंग जरूर बताऊंगी। पर आज हम बात करते हैं जनरल सी दही को ही लेकर। आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि जो हम नॉर्मली बोलते हैं कि हमें ग्रीष्म ऋतु में बहुत ज्यादा दही खानी चाहिए, आयुर्वेद में बिल्कुल उल्टा बोला गया है। आयुर्वेद ने बोला है कि आपको ग्रीष्म ऋतु में दही नहीं खानी चाहिए। आपको शरद यानी कि ऑटम सीजन, ग्रीष्म ऋतु यानी समर सीजन में और वसंत ऋतु में दही को प्रॉपरली अवॉइड करना चाहिए। और जहां हम दही नहीं खाते हैं वहां पर दही खाने के लिए बताया गया है, जो कि है हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु और वर्षा ऋतु यानी कि विंटर सीजन और आपका रेनी सीजन। उस दौरान आपको दही खाने के लिए आयुर्वेद में बताया गया है। तो हम जो चूक कर रहे हैं उसे सुधारने की जरूरत है। हमारे शास्त्रों में जो बताया गया है हमें आज वहां वापस जाने की जरूरत है। हम बोलते हैं दही ठंडी है, लेकिन आयुर्वेद कहता है दही ठंडी नहीं है, दही उष्ण होती है। दही के लिए उष्णम सिद्धम कषायम बोला गया है और ये शोधकर होती है, ये कफ वर्धक होती है। इसीलिए दही को जिन सीजन में बताया गया है, यानी कि मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगी कि जो भी विंटर सीजन है और रेनी सीजन है उसमें दही खाना बताया गया है। जो गर्मी अभी आने वाली है उसमें हमें भर भर के दही को नहीं खाना है, हमें ये गलती नहीं करनी है। अब बात करते हैं पानी पीने की। सबसे बड़ा मिथ है, अरे जितना ज्यादा पानी पियोगे उतना अच्छा है, उतना ज्यादा बॉडी डिटॉक्सिफाई होगी। बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारा शरीर 5 धातुओं से मिलकर बना है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। हर धातु की अपनी एक इम्पोर्टेंस है और उसको समन्वय में रखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो जो अग्नि धातु है उस पे हमें ज्यादा कंसंट्रेट करना है और हमें इतना पानी नहीं पीना है कि वो अग्नि को टोटली क्षीण कर दे, अग्नि को शांत कर दे। तो पानी की मात्रा जो है वो आयुर्वेद में बहुत अच्छे से बताई गई है। आयुर्वेद में बोला है कि ग्रीष्म और शरद ऋतु को छोड़ के अन्य किसी ऋतु में भर भर के पानी आपको नहीं पीना चाहिए। सही मात्रा में सही तरीके से अगर आप पानी पिएंगे तो वो अमृत बताया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट, एक ग्लास सुबह खाली पेट गर्म पानी पीना जो है वो आपको 100 वर्ष की आयु दे सकता है, ऐसा आयुर्वेद में बताया गया है। बोला है रोग जरात परिमुक्तो जियेत परिवत्सल शतम साग्रम, यानी कि 100 साल आप जियोगे अगर आप 1 गिलास गर्म पानी सुबह खाली पेट पीते हैं। तो
भोजन करते समय हम बोलते हैं कि हमें पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन आयुर्वेद ऐसा नहीं बोलता। आयुर्वेद बोलता है कि जब भी आप भोजन कर रहे हो आपको आधा ग्लास गर्म पानी अपने साथ रखना है, और हर 2 बाइट के बाद जैसे हम वो घुट घुट करके हमें 1-1 2-2 घुट पानी जरूर पीना चाहिए। क्यों पीना चाहिए? क्योंकि जब तक वो गीला नहीं होगा तब तक पचेगा नहीं। अगर आप किचन में खाना बना रहे हो तो आपको लगता है कि आप जब सब्जी में पानी नहीं डालेंगे वो सब्जी पक जाएगी। कैसे पकेगी? पानी जरूरी है उसको पकाने के लिए। तो जैसा बाहर है वैसा ही अंदर है। तो अगर आपके पेट में वो खाना पचाना है तो भी आपको पानी डालना पड़ेगा। तो वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में मुहुर आपको 2-2 घूंट पानी खाना खाते समय पेट के अंदर जाना चाहिए, और उस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो आज के बाद जब भी खाना खाएंगे आप आधा ग्लास गर्म पानी वहां रख के जरूर बैठिएगा। और हाँ, पानी हमेशा बैठ कर पीना चाहिए। खड़े होकर पानी पीने का कहीं पर भी वर्णन नहीं किया गया है। और आयुर्वेद में ऐसा बताया गया है कि अगर बीच में अगर आप पानी पीते हैं तो वो धातुओं को सम रखता है। अति मात्रा में पानी पिएंगे तो वो अन्न को पचने नहीं देगा, क्योंकि वो अग्नि को मंद कर देगा। और बिल्कुल कम पानी पिएंगे तो वो आम दोषा बनाएगा, क्योंकि वो अन्न को वो क्लेद नहीं मिलेगा जिससे कि वो पानी उस भोजन को पचने में मदद कर सके। अब आप मुझसे सवाल करेंगे, अरे हम रात को सो जाते हैं तो डिनर किया हुआ जो है वो तब वो खाना कैसे पचेगा? तब तो हम रात को उठ के पानी नहीं पी सकते। बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस टाइम पर हमारे शरीर का जो श्लेष्म कफ है वो उस खाने को पचाने में मदद करता है। तो आयुर्वेद में इन सब चीजों के आंसर दिए गए हैं। अभी जितना समय है उसके हिसाब से हम बात करते हैं। तो मुहुर पानी पीना चाहिए। 150 से 200 ml तक पानी हर 2 बाइट के बाद आपको पीना चाहिए। हाँ, अगर जो लोग छाछ पीते हैं वो दिन के समय में छाछ पी सकते हैं, लेकिन शाम को आप पानी ही पिए। रात को दही खाने के लिए वर्जित बताया गया है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अग्नि नॉर्मल रहे और आपने जो खाना खाया है वो पचता रहे, तो हर 1.5 से 2 घंटे पर प्यास नहीं लगने पर भी आपको थोड़ा थोड़ा पानी जो है और वो बैठकर वो थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना चाहिए, ताकि आपकी अग्नि जो है वो दीप्त रहे और आपका खाना जो है वो पचता रहे। अगर खाना नहीं पचेगा तो वो आम बनेगा और आपको बीमारियां बनेंगी। याद रखिएगा कि बोला गया है, हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि खाने को पानी की तरह पियो और पानी को खाने की तरह खाओ। तो पानी को घूट घूट करके ऐसे लो जैसे कि आप खाना खा रहे हो, और खाने को ऐसे खाओ कि वो अच्छे से पचे और आपके शरीर में बिल्कुल गीला होके, जैसे पानी गीला होता है एकदम ऐसा गीला होके वो आपके पेट में जाए और अच्छे से पचे। आई होप कि लाइफस्टाइल के बारे में ये जो खाना और पानी, ये जो 2 सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं, उसके बारे में मैंने आपको जितना बताया आपको सही लगा होगा। और इसमें काफ़ी सारे कॉन्ट्राडिक्शंस होती हैं, बट आयुर्वेद में इसका ये सही विज्ञान और सही वर्णन बताया गया है। और आज पूरा विश्व घूम फिर कर सारी रिसर्चेस करने के बाद वापस से आयुर्वेद की तरफ ही आ रहा है। सो आयुर्वेद को अपनाएं, स्वस्थ रहें और निरोगी रहें। धन्यवाद।